अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा स्पीच थेरेपी का डिप्लोमा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मंथ 1 में हम लोग फाउंडेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? और वीक 1 में हम लोग स्पीच थेरेपी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्पीच थेरेपी के इंट्रोडक्शन में जो आपके सब टॉपिक्स हैं, वो हैं डेफिनिशन, स्कोप और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन स्पीच थेरेपी, रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट इन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स और क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है? जिसमें हम हॉस्पिटल, स्कूल, क्लिनिक, रिहैब सेंटर और टेलीप्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से जो स्टार्ट हो रहा है डेफिनिशन, स्कोप और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन स्पीच थेरेपी। अच्छा, स्पीच थेरेपी जिसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी भी कहा जाता है, एक क्लिनिकल फील्ड है जिसका फोकस असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर होता है, ठीक है? किसके? कम्युनिकेशन और स्वेलविंग डिसऑर्डर्स के, ठीक है? यानी कि कम्युनिकेशन और स्वेलविंग डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और असेसमेंट के ऊपर इसका फोकस होता है। अब स्पीच थेरेपी जो है वो डील करता है स्पीच के साथ कि हम कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, लैंग्वेज के साथ आइडियाज़ को अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है? वॉइस के साथ वॉइस की क्वालिटी, पिच, लाउडनेस, ठीक है? फ्लुएंसी जिसमें स्पीच का फ्लो देखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टटरिंग, ठीक है? स्वेलविंग जिसमें हम लोग फीलिंग डिफ़िकल्टी के बारे में देखेंगे। अच्छा, इस फ़ील्ड के प्रोफ़ेशनल को स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी कि एसएलपी कहा जाता है, ठीक है? अब मैं आपको डिसऑर्डर्स की कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, ठीक है? जैसे कि एक बच्चा है जो वर्ड कैट को टैट कहता है, ठीक है? तो उसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, ठीक है? जब आप वर्ड बच्चा सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो उसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कंडीशन को स्पीच साउंड डिसऑर्डर। एक बच्चा है जिसे ऑटिज़्म है, ठीक है? ऑटिज़्म क्या है? ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी कि बच्चा जो है बच्चे के दिमाग बचपन से ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ होता है, ठीक है? तो इस वजह से उसकी कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर पर असर पड़ता है। ये कोई ऑटिज़्म कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये डेवलपमेंट का फ़र्क है, ठीक है? ब्रेन डेवलपमेंट का फ़र्क है और ऑटिज़्म के हर बच्चे के सिम्पटम्स जो है वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? इस वजह से जो ऑटिज़्म की कंडीशन है इसको ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है? यानी स्पेक्ट्रम है। अब इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, सोशल इंटरेक्शन इश्यूज़ आते हैं, रिपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? कोई बच्चा जो कि बिल्कुल नॉन वर्बल है, ठीक है? और कोई बच्चा होता है जो नॉर्मल बोलता है, लेकिन जो है उसको सोशल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो कोई हाई फंक्शनिंग होता है, कोई नहीं होता हाई फंक्शनिंग, ठीक है? कॉज़ क्या होती है इसकी? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? कोई रियल कॉज़ इसकी नहीं पता उस तरीके से। तो ये जो है ऑटिज़्म का सीन होता है, ठीक है? ऑटिज़्म ये होती है। तो जो ऑटिज़्म है ज बच्चा है जिसे ऑटिज़्म है वो वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है? या वर्ड्स का यूज़ नहीं करता, तो उसे आप कहेंगे लैंग्वेज डिले है उसको, ठीक है? एक एडल्ट है जो कि स्ट्रोक के बाद बोल नहीं सकता, तो आप उसको बोलेंगे एफीज़िया है उसको। एक पर्सन है जो कि स्टटर करता है, उसको हम कहेंगे फ्लुएंसी डिसऑर्डर है उसको, ठीक है? एक बच्चा है जो खाते वक़्त वो कफ करता है, खाते वक़्त या पीते वक़्त कुछ भी, तो आप उसको कहेंगे कि उसको स्वेलविंग डिसऑर्डर है, ठीक है? ये यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं डिसऑर्डर्स की। फिर आ जाता है आपके पास स्पीच का स्कोप, ठीक है? तो स्पीच थेरेपी का बहुत वाइड स्कोप है अक्रॉस एज ग्रुप्स और कंडीशन, ठीक है? एज के ऊपर और क्लाइंट की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इसका स्कोप होता है, ठीक है? सबसे पहले आ जाता है आपके पास पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के लिए जो होता है, ठीक है? अब बच्चों में स्पीच थेरेपी का मेनली फोकस जो है वो उनके डेवलपमेंटल डिलेज़ और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पर होता है, ठीक है? बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड एज में स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, जो उनकी एजुकेशन को, उनके बिहेवियर को और उनके सोशल इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको ऑटिज़्म का बताया कि एएसडी का बच्चा है, ठीक है? वो क्या पता मेबी वो बोल ना सकता हो, ठीक है? उसका आई कॉन्टैक्ट वो अवॉइड करता हो और अपने नेम पे भी वो रिस्पॉन्स ना करता हो, यानी कि उनको उसको अपने नेम की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है? तो इस केस में जो थेरेपिस्ट है वो डायरेक्टली स्पीच स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है? बट फर्स्ट वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेगा, जैसे आई कॉन्टैक्ट हो गई है, अटेंशन हो गया है, जेस्चर्स या फिर पिक्चर्स वगैरह यूज़ करना, ठीक है? इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि एक एडीएचडी का यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसका बच्चा है, ठीक है? जिसे अपनी स्पीच ऑर्गेनाइज़ करने में और कन्वर्सेशन मेंटेन करने में मुश्किल होती है, ठीक है? तो थेरेपी का फ़ोकस यहाँ पे किस चीज़ पे होगा? टर्न टेकिंग पे होगा, ठीक है? यानी शेयर और वेट पे। लिसनिंग पर होगा और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन पे होगा, ठीक है?
इसी तरह एडल्ट्स हैं, ठीक है? एडल्ट में सेकंड स्कोप आ जाता है एडल्ट का। ब्रेन इंजरी हो गई है, पार्किंसंस डिज़ीज़ हो गया है, ठीक है? अब इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। अब अडल्ट में स्पीच थेरेपी मोस्टली मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड होता है, ठीक है? जैसे स्ट्रोक हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है? इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो स्ट्रोक के बाद बोल नहीं सकता, ठीक है? तो हम कहते हैं कि उसका एफेसिया हो गया, यानी कि एफेसिया डेवलप हो जाता है उसका, ठीक है? जिसमें वो सेंटेंसेस नहीं बना सकते और लैंग्वेज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, ब्रोकन यानी कि टूटे-फूटे वर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर उसने कहना चाह रहा है कि मुझे खाना दो, तो इसकी जगह वो क्या बोलेगा, खाना, मैं चाहिए, या जो भी उसके साथ उसको वर्ड्स उस टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह टूटे-फूटे वर्ड्स बोल रहे होते हैं। तो थेरेपी में आप उन्हें लैंग्वेज को रीलर्न करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? जब एफीज़िया का जो क्लाइंट होगा, उसको उनको नेमिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कप हो गया, स्पून हो गया, फूड हो गया, खाना, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स आप उनको सिखाएँगे। देन आपने फ्रेजेज़ की तरफ मूव करना है, ठीक है? इवेंचुअली फिर जब फ्रेजेज़ उनको आ जाएँगे, तो उसके बाद इवेंचुअली आपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, ठीक है? सेकंड चीज़ है, एक पार्किंसंस डिज़ीज़ का पेशेंट है, ठीक है? जिसको जो है वो स्पीच सॉफ्ट और अनक्लियर हो जाती है इस पार्किंसन डिज़ीज़ में, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो थेरेपी का फ़ोकस है वो किस चीज़ के ऊपर होगा, उसके वॉइस पे, वॉइस की लाउडनेस को इंक्रीज़ करने में, और जो वर्ड्स है उसकी क्लैरिटी पे होगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्कोप में जो डिसऑर्डर की टाइप है वो कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास स्पीच डिसऑर्डर। अब इसमें इनकरेक्ट साउंड प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ऑटिज़्म के एग्ज़ाम्पल में कि बच्चा है जो कि कुछ वर्ड्स को बोल नहीं सकता है, ठीक है? अल्फ़ाबेट्स कुछ उसके नहीं बोल सकता है। तो वहाँ जैसे वो रैबिट को वेबिट बोल रहा है, कैट को टैट बोल रहा है, तो यहाँ पे उसका क्या है, इनकरेक्ट साउंड प्रोडक्शन है, ठीक है? तो ये क्या शो कर रहा है आपको कि आर साउंड प्रोड्यूस करना बच्चे के लिए, या जो टी साउंड, सी साउंड है वो प्रोड्यूस करना एक बच्चे के लिए डिफ़िकल्टी है उसमें, ठीक है? तो इसको आप स्पीच डिसऑर्डर कहेंगे। सेकंड आ जाता है आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज को एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी, ठीक है? लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, लैंग्वेज को और अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है एक इंसान को, ठीक है? जैसे अगर आप बच्चे को शूज़ लाने का भी कहते हैं, ठीक है? सिंपल, या उसको कहते हैं कि मुझे पानी दो, ठीक है? तो वो जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी वो बच्चा जो है उसको समझ नहीं आएँगी, ठीक है? वो उसको फ़ॉलो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है। देन आ जाता है आपके पास फ्लुएंसी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, स्टटरिंग आ जाती है, ठीक है? स्पीच स्पीच इंटरप्ट होती है एक इंसान की। इसमें थेरेपी का फ़ोकस किस चीज़ पे आएगा, स्पीच रेट पे और ब्रीथिंग को कंट्रोल करने पे आएगा, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास वॉइस डिसऑर्डर। अब एब्नॉर्मल वॉइस क्वालिटी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है? जैसे हॉर्ननेस, हम लोग जैसे टीचर्स होते हैं, वो जब अपने वॉइस का ओवर यूज़ करते हैं, तो उसकी वज़ह से क्या होता है, अक्सर उनकी वॉइस स्ट्रेन डेवलप हो जाती है, ठीक है? तो उसको वॉइस डिसऑर्डर कहेंगे। देन फिफ्थ में आ जाता है आपके पास स्वैलोइंग डिसऑर्डर, यानी कि डिस्फेजिया। अब इसमें क्या करते हैं, सेफली खाना-पीना जो है वो एक इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? जैसे एक बच्चा है, वो जब कोई कुछ लिक्विड लेता है या कोई खाना खाता है, तो उसको कफ़ होता है, ठीक है? तो वो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि उसको स्वेलिंग इश्यू इंडिकेट कर रहा है वो इस चीज़ का, ठीक है? यानी कि उसको स्वेलिंग डिसऑर्डर है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इसी में, सेटिंग्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि क्लाइंट्स की नीड पर डिपेंड करते हुए जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो वेरियस एनवायरनमेंट्स में काम करता है, जिसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, मेडिकल केसेस, स्कूल्स आ जाते हैं, जिसमें वो लर्निंग और कम्युनिकेशन इश्यूज़ के लिए जो है वो काम करता है के ऊपर, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स आ जाते हैं, होम बेस्ड थेरेपी भी आ जाती है, ठीक है? ये वाइड रेंज शो करता है कि स्पीच थेरेपी जो है वो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम दोनों में ही एसेंशियल है। इनकी जो डिटेल है वो आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इसमें आ जाता है आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है? यानी ईबीपी। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मॉडर्न स्पीच थेरेपी में, यानी थेरेपी आपकी जस्ट गेस वर्क और पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंस्टेड ये 3 की एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, ठीक है? जो वो 3 एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है कि बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस हो, ठीक है? थेरेपिस्ट की क्लिनिकल एक्सपर्टाइज़ हो, ठीक है? और क्लाइंट और फैमिली की नीड्स एंड प्रेफ़रेंसेस को आपने देखना है, ठीक है? जो क्लाइंट है और फैमिली है, उनकी नीड्स और प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, ठीक है? ये 3 एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। अब इस अप्रोच से ये इंश्योर होता है कि थेरेपी जो है वो जो प्रोवाइड की जा रही है, वो साइंटिफिकली प्रूवन हो, इफ़ेक्टिव हो और इंडिविजुअलाइज़्ड हो, ठीक है? यानी कि क्लाइंट की नीड्स को उसमें जो है वो देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड हो, ठीक है?
ईबीपी रियल प्रैक्टिस में कैसे काम करता है, ये हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? जैसे एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो बोलता नहीं है, ठीक है? तो आप बच्चे को अब जब आप नॉन एविडेंस बेस्ड अप्रोच से काम लेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे को वर्ड्स रिपीट करने के लिए अगेन एंड अगेन फोर्स करेंगे, ठीक है? जब आप ईबीपी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन जब आप ईबीपी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि आपकी अप्रोच एविडेंस बेस्ड अप्रोच होगी, तो अब फिर उसमें क्या करेंगे, आप फंक्शनल कम्युनिकेशन मेथड्स यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे पिक्चर एक्सचेंज करें मेथड जो है वो, ठीक है? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आप फॉलो करेंगे। आप उसे नीड्स कम्युनिकेट करना टीच कराएँगे, जैसे वो अगर प्यासा है तो आपको पानी की पिक्चर देगा, ठीक है? पिक्चर एक्सचेंज में हम ऐसे करते हैं कि जो बच्चा होता है आपने उसको पिक्चर्स टीच करवाई होती हैं, ठीक है? तो जब बच्चे को प्यास लगती है तो वो क्या करता है, जाता है और बोर्ड पे पिक्चर्स लगी होती हैं या जहाँ पे भी है, ठीक है? वो वहाँ से डिज़ायर्ड आइटम की पिक्चर उठाता है, वो लाके आपको देता है और आपको पता लग जाता है कि बच्चे को इस टाइम पे प्यास लगी है या भूख लगी है या उसको अटेंशन की ज़रूरत है या उसको खेलने की ज़रूरत है, ठीक है? वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब डिज़ायर्ड आइटम आपको उसको प्रोवाइड कर देते हैं उस पिक्चर की बेस पे। अब ये काम करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिसर्च ये शो करती है कि फंक्शनल कम्युनिकेशन से जो इंसान का फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो रिड्यूस होता है और जो उसकी स्पीच है, स्पीच की डेवलपमेंट वो इम्प्रूव होती है, ठीक है? यानी कि फ्रस्ट्रेशन डिक्रीज़ होगी और उसकी स्पीच डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको बच्चे की नीड पता लग रही है, ठीक है? पिक्चर्स के थ्रू। बच्चा है बिल्कुल नॉन वर्बल है, ठीक है? बोल नहीं सकता बिल्कुल भी। जब उसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, शाउटिंग स्टार्ट कर देगा, दूसरों को हिट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि प्रॉब्लम बिहेवियर उसके आएँगे, ठीक है? तो जब आपने उसको एक उसकी नीड सिखा दी है कि कैसे उसने अपनी नीड एक्सप्रेस करनी है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि उसका वो लेवल अब डिक्रीज़ होगा, ठीक है? अगर आपने उसको उसकी नीड का वर्ड, यानी कि अगर उसको पानी वर्ड आपने सिखा दिया है, ठीक है? तो पहले वो क्या करता था, बच्चा जब भी उसको प्यास लगती थी वो दूसरों को हिट करना शुरू कर देता था या खींचता था लोगों को, ठीक है? अब आपने उसको वर्ड सिखा दिया है पानी, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, इस चीखने की बजाय, दूसरों को हिट करने की बजाय वो पानी जो है वो आपको आके बोलेगा पानी, तो आपको पता लग जाएगा और आप उसको पानी दे देंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम बिहेवियर उसका जो है वो आहिस्ता से डिक्रीज़ होता है, फ्रस्ट्रेशन उसकी डिक्रीज़ होती है और उसकी स्पीच डेवलपमेंट आती है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पता लग रही है। उसको पता लग रहा है कि मेरी नीड जो है वो कम्युनिकेशन से ही पूरी हो सकती है जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ आर्टिकुलेशन थेरेपी की, जिसमें बच्चे को लिस्प है और वो सन की जगह थन वर्ड बोलता है, ठीक है? तो रैंडम प्रैक्टिस की बजाय जो एविडेंस बेस्ड मेथड है उसमें आप उसे मिनिमल पेयर्स टीच करवाएँगे, ठीक है? जैसे सन वर्सेस थन आप उसको बताएँगे और बच्चे को डिफरेंस अमंग जो है सुनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? करेक्ट साउंड प्लेसमेंट की आप प्रैक्टिस करवाएँगे उसे। तो ये स्ट्रक्चर्ड मेथड प्रूवन है, क्यों? क्योंकि इससे साउंड एक्यूरेसी जल्दी इम्प्रूव होती है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें बंदा स्ट्रोक का है फ़िज़िया, ठीक है? यानी कि स्ट्रोक का पेशेंट है जो कि प्रॉपर्ली अब बोल नहीं सकता। अब इन इफ़ेक्टिव मेथड आप क्या करेंगे कि ये आप उन्हें कहेंगे कि वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट रैंडम वर्ड्स रिपीट करें, ठीक है? जब आपकी इनइफ़ेक्टिव मेथड होगा उसमें आप उसको यूँ कहेंगे। लेकिन जब आप एक एविडेंस बेस्ड मेथड को यूज़ करेंगे तो उसमें आप फंक्शनल कम्युनिकेशन टास्क यूज़ करेंगे, जैसे कि फूड के लिए कहना, ठीक है? खाने के लिए माँगना, रिक्वेस्ट करना या डेली ऑब्जेक्ट्स को नेम देना, ठीक है? यानी और रियल लाइफ़ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करवाना, यानी कि जो डेली लाइफ़ में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनके नेम आप उनको सिखा देंगे या फिर जो है वो रियल लाइफ़ कन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस करवाएँगे आप उनको, ठीक है? तो इससे जस्ट आइसोलेटेड स्पीच नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन भी उस इंसान की इम्प्रूव होती है, ठीक है? अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंश्योर करता है, यानी कि स्पीच थेरेपी जो है वो ये इंश्योर करती है कि जो थेरेपी है आपकी या जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो आपका ये इंश्योर करता है कि जो थेरेपी है आपकी वो इफेक्टिव है, यानी रिसर्च के ऊपर बेस कर रही है। एफिशिएंट है, यानी टाइम और आपकी जो एफर्ट है वो सेव करती है, ठीक है? इंडिविजुअलाइज़्ड है, यानी कि क्लाइंट्स की जो नीड्स है उनके साथ बिल्कुल फिट हो रही है, ठीक है? और जो प्रोफेशनल और एथिकल है, ठीक है? वो भी आगे जाके हम दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे एथिकल के बारे में। अच्छा, ईबीपी जब आप यूज़ नहीं करेंगे तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बगैर जो आपकी थेरेपी है उसमें ट्रायल एंड एरर आ सकते हैं, ठीक है? जो कि प्रोग्रेस को डिले कर सकते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि आप ईबीपी के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को डील करें। सेकंड आपका टॉपिक आ जाता है इसमें रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट इन मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड्स।
अच्छा, रियल क्लिनिकल और एजुकेशनल सेटिंग्स में एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट रेयरली अकेला काम करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं ना आपके, वो स्पेशली बच्चे जिन्हें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या एडल्ट्स जिन्हें कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, ठीक है? उनकी मल्टीपल नीड्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, बिहेवियर, मोटर स्किल्स, लर्निंग और फीडिंग, ठीक है? तो इस वजह से मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ की जाती है, जिसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स कोलैबोरेट करते हैं ताकि क्लाइंट को एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है? वहाँ पे जब बिहेवियरल इश्यू है क्लाइंट को, ठीक है? तो सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट काम नहीं कर सकता, उसको वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होगी ताकि वो बच्चे का या जो एडल्ट है उसका बिहेवियर मैनेजमेंट करे, ठीक है? तो कोर रोल क्या है स्पीच थेरेपिस्ट का कि एक टीम में स्पीच थेरेपिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम्युनिकेशन और स्वेलविंग डिसऑर्डर्स को असेस या डायग्नोज करे या ट्रीट करे, ठीक है? यानी कि असेस करे, डायग्नोज करे, देन उसके बाद ट्रीट करे उसको। इसके साथ-साथ दूसरे टीम मेंबर्स की हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कम्युनिकेशन एक इंसान की लर्निंग को, उसकी डेली फंक्शनिंग को, उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में एक एसएलपी यानी कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है, वो ये इंश्योर करता है कि क्लाइंट अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस और इफेक्टिवली अपनी रियल लाइफ में इंटरैक्ट कर सके, ठीक है? यानी कि अपने लोगों को अंडरस्टैंड कर सके, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सके और रियल लाइफ में इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर सके दूसरों के साथ, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास कोलैबोरेशन विद डिफरेंट प्रोफेशनल्स यानी कि पीडियाट्रिशियन सबसे पहला आ जाता है इसमें आपके पास पीडियाट्रिशियन या फिर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है? डॉक्टर मेडिकल कंडीशन जैसे कि ऑटिज़्म हो गया, स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ठीक है? इसको आइडेंटिफ़ाई करता है जब कि जो एसएलपी है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये कंडीशन स्पीच और लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है? तो डॉक्टर का काम क्या होता है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, एसएलपी का काम क्या होता है देखता है कि किस तरीके से वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? जैसे एक पीडियाट्रिशियन है जिसने डायग्नोज़ किया है ऑटिज़्म को, ठीक है? तो अब एसएलपी क्या असेस करेगा यहाँ पे कि आया बच्चा अपने नेम पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, उसको अपनी नेम की रिकॉग्निशन है या नहीं, क्या वो अपनी नीड्स को रिक्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है? कोई वर्बल उसकी कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ है या नहीं है, ठीक है? और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेगा कम्युनिकेशन थेरेपी प्लान करेगा, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट के साथ अब देखते हैं हम कि साइकोलॉजिस्ट का फ़ोकस किस चीज़ पे होता है, बिहेवियर पे, कॉग्निशन पे और इमोशंस पर होता है, ठीक है? जबकि एसएलपी फ़ोकस इस पे किस पे करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पर उसका जो है वो फ़ोकस होगा यहाँ पे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि एक बच्चा है जो कि एग्रेसिव है, क्यों? क्योंकि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसके बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम करेगा, जबकि जो एसएलपी है वो उसे फंक्शनल कम्युनिकेशन सिखाएगा, ठीक है? ताकि जो है वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करे और उसका जो बिहेवियर है वो रिड्यूस हो, ठीक है? अब रिज़ल्ट क्या होगा इससे कि बिहेवियर इम्प्रूव होगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो बच्चे की कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? जब कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, जब वो अपनी नीड्स बता सकेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसका बिहेवियर इम्प्रूव होगा, ठीक है? विथ कम्युनिकेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एसएलपी का रिलेशनशिप। अच्छा, ओटीज़ जो है वो या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो डेली लिविंग स्किल्स यानी या सेंसरी स्किल्स सेंसरी इश्यूज़ जो हैं सॉरी और मोटर कोऑर्डिनेशन पे काम करेगा और एसएलपी जो है वो कम्युनिकेशन और फीडिंग पर काम करेगा, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक बच्चा है जिससे सेंसरी इश्यूज़ हैं। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा यहाँ पे उसके सेंसरी रेगुलेशन पे काम करेगा, ठीक है? यानी कि टेक्सचर्स के लिए उसका देखेगा कि कितने उसका टॉलरेंस कितना है, ठीक है? जो अक्सर जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट टेक्सचर्स में जो है वो या जो सेंसरी इश्यूज़ जिनको होते हैं, ठीक है? डिफरेंट टेक्सचर्स को टच करना उन्हें पसंद नहीं होता, ठीक है? वो टॉलरेट नहीं करते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ वो इन इन पे काम कराएगा उसको और सिटिंग टॉलरेंस, ठीक है? जो जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो जो है एक जगह बैठते नहीं हैं, वो कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, तो उनका सिटिंग टॉलरेंस देखना, ठीक है? सेंसरी इश्यूज़ जो बच्चे होते हैं उनका भी ये होता है। तो वो काम करेगा उसकी सेंसरी रेगुलेशन पे और जो एसएलपी है वो उनकी फीडिंग और ओरल मोटर स्किल्स पर काम करेगा, ठीक है? दोनों मिलके काम करेंगे तो एक बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली खा सके, ठीक है? दोनों मिल यानी कि दोनों जो हैं वो दोनों मिलके काम करेंगे ताकि बच्चा जो है वो क्या करे प्रॉपर्ली खाना-पीना उसका शुरू हो जाए, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास फिज़ियोथेरेपिस्ट ये फिज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स और पोस्चर पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? जो कि डायरेक्टली आप एक इंसान की स्पीच और स्वेलविंग पे इफ़ेक्ट करेगा। जैसे बच्चा है, ठीक है? बच्चे को पुअर हेड कंट्रोल है, ठीक है?
यानी हेड कंट्रोल उसका अच्छा नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम करेगा, पोस्चर और हेड स्टेबिलिटी इंप्रूव करने पे काम करेगा, और जो स्पीच थेरेपिस्ट है, ये एसएलपी है, वो स्पीच और स्वेलमिंग पे काम करेगा, ठीक है। तो जब प्रॉपर पोस्चर के बगैर एक स्पीच थेरेपी जो है वो लेस इफेक्टिव होती है, जब प्रॉपर पोस्चर होगा तो स्पीच थेरेपी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स। जो टीचर्स होते हैं वो एकेडमिक लर्निंग पे फोकस करते हैं, जबकि जो एसएलपी है ये इंश्योर करता है कि बच्चे के पास वो लैंग्वेज स्किल्स हैं जो लर्निंग के लिए नीडेड होती हैं, ठीक है। जैसे बच्चा क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, टीचर डिफिकल्टी को नोटिस करेगा और एसएलपी जो है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्सेस करेगा उसकी, ठीक है। तो थेरेपी का फोकस जो है वो किस चीज़ पे होगा, इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करने पर होगा, और इससे जो है फिर क्या होगा, इवेंचुअली बच्चे का क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास पेरेंट्स और केयर गिवर्स। अब पेरेंट्स टीम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्पीच थेरेपी में, क्यों, क्योंकि थेरेपी घर पे भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। आप जैसे एसएलपी है वो पेरेंट्स को टीच करेगा कि कैसे उन्होंने लैंग्वेज को मॉडल करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के डेली रूटीन्स को जो है वो कैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इससे क्या होगा कि जो थेरेपी की इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो सेशंस में भी उस चीज़ को कर रहा है और घर पे भी उसके ऊपर वो प्रैक्टिस हो ही जा रही है, ठीक है। तो इससे जो है वो थेरेपी की इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। देन आ जाता है आपके पास इसी में नेक्स्ट टॉपिक, की रोल्स विद इन द टीम, ठीक है। यानी कि कौन-कौन से की रोल्स हैं टीम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास असेसमेंट और डायग्नोसिस, यानी कि एसएलपी जो है वो एवेलुएट करेगा स्पीच क्लैरिटी को, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को और एक्सप्रेशंस को, ठीक है। सोशल कम्युनिकेशन को भी देखेगा और फीडिंग और स्वेलमिंग को भी देखेगा। अच्छा, फिर जो फाइंडिंग्स होंगी ना, जब वो असेसमेंट और डायग्नोसिस कर लेगा इन सब का, तो फिर वो उन फाइंडिंग्स को अपनी टीम के साथ शेयर करेगा, ठीक है, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट हो जाए उसके लिए और टीम के लिए भी, और उन्हें पता लग जाए कि बच्चे का ज़्यादातर इश्यू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गोल सेटिंग। एसएलपी जो है वो फंक्शनल और रियलिस्टिक गोल सेट करेगा, ठीक है, और इन गोल्स को सेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, बाकी टीम मेंबर्स की और क्लाइंट की भी। अच्छा, जैसे स्पीच इम्प्रूव करने की बजाय जो है उसने एक गोल सेट किया है कि बच्चा 5 बेसिक नीड्स की रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, वर्ड्स या पिक्चर्स को यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पे उसने स्पीच इम्प्रूव करने का गोल नहीं बनाया, बल्कि उसने कहा कि 5 बेसिक नीड्स और की रिक्वेस्ट करेगा बच्चा, ठीक है। और गोल्स पूरी टीम के साथ जो है फिर क्या करेगा, शेयर करेगा, ताकि वो सारे मिलके एक ही चीज़ के ऊपर काम करें और उसका जो प्रोग्रेस की इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस जल्दी हो उसकी। देन आ जाता है आपके पास इंटरवेंशन प्लानिंग। जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो थेरेपी प्लान्स डिज़ाइन करेगा और दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। जैसे अगर बच्चा है, बच्चे को अटेंशन इश्यूज़ हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। अगर फीडिंग इश्यूज़ हैं तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास कम्युनिकेशन ट्रेनिंग अक्रॉस सेटिंग। अब एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इंश्योर करेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स थेरेपी में, घर पर और स्कूल में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो थेरेपी में भी यूज़ होंगी, घर पे भी यूज़ होंगी, स्कूल में भी यूज़ होंगी, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो अब जो चीज़ सीख रहा है, जो स्किल सीख रहा है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता हर जगह पे यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको जनरलाइज़ेशन कहते हैं फिर। एजुकेटिंग टीम मेंबर्स नेक्स्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे एसएलपी दूसरों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में ट्रेन करेगा, ठीक है। जैसे वो टीचर्स को टीच करना कि वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे वो टीचर्स को टीच करेगा कि वो टीचर्स जो हैं वो बच्चे के साथ सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूज़ करें, ठीक है। पेरेंट्स को टीच करेगा कि वो बच्चे के रिस्पॉन्स का वेट करें, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सेज, यानी एसएलपी इसमें इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करेगा, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी टीम को उसके बारे में अपडेट करेगा, ठीक है। आया बच्चे में फलां थेरेपीज अप्लाई करने से उस इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। और ट्रीटमेंट को जारी रखना चाहिए या चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करेगा। जैसे बच्चा है, पहले फॉर एग्जांपल थेरेपी अप्लाई की आपने उसके ऊपर, और पहले थेरेपी से पहले वो बिल्कुल नॉन वर्बल था, फिर उसके बाद उसने जेस्चर्स यूज़ करना शुरू किए, देन वो वन वर्ड पे आया, एंड देन उसके बाद जो है वो उसने सेंटेंसेस पे आया। तो इसका मतलब है कि जो आपका थेरेपी है, थेरेपी जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप उसके साथ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि बच्चा जो है बिल्कुल नॉन वर्बल से अब सेंटेंसेस पे आ गया, ठीक है। तो ये आपने प्रोग्रेस अपनी टीम के साथ शेयर कर देनी है।
फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल। एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें इंटीग्रेटेड टीम वर्क हो रहा है, ठीक है। केस आपके पास क्या है कि जो बच्चा है वो ऑटिज्म का बच्चा है, ठीक है, और प्रॉब्लम उसका क्या है कि उसकी ना कोई स्पीच है, ना उसका आई कांटेक्ट यानी कि पुअर है बहुत ज़्यादा, और उसको टेंट्रम्स भी हैं, ठीक है। तो टीम अप्रोच जब एक साथ काम करेगी तो इसमें पीडियाट्रिशियन क्या करेगा, डायग्नोस करेगा उसको, ठीक है, उसको इश्यू क्या है। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसका बिहेवियर मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। पीडियाट्रिशियन ने बता दिया कि बच्चे को ऑटिज्म है और फलां-फलां चीज़ है, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है, जो बच्चे को टेंट्रम्स भी हैं क्यू के, तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर मैनेजमेंट करेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो क्या करेगा, उसके सेंसरी रेगुलेशन को देखेगा, उसके ऊपर काम करेगा। एसएलपी क्या करेगा, क्योंकि नो स्पीच है, उसकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करेगा। और एसएलपी का रोल क्या है कि वो पिक्चर कम्युनिकेशन उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है, और उसको रिक्वेस्टिंग टीच करेगा कि कैसे उसने चीज़ें माँगनी है या चीज़ें माँगना उसको सिखाना है, ठीक है। जॉइंट अटेंशन पे काम करेगा। जैसे-जैसे उसकी बच्चे की कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, वैसे-वैसे उस बच्चे के टेंट्रम्स जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट के बगैर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अनरिज़ॉल्व्ड रहते हैं, ठीक है। बिहेवियरल इश्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, और लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है वो हो सकती है बच्चे को, ठीक है। तो इस वज़ह से जो स्पीच थेरेपिस्ट है उसकी हाज़िरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, लर्निंग और इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन है, ठीक है, वो इन चीज़ों को कर रहा होता है। फिर आ जाता है आपके पास आज का थर्ड टॉपिक, क्लिनिकल सेटिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लिनिक, रिहैब सेंटर, टेलीप्रैक्टिस, ठीक है। क्लिनिकल सेटिंग्स में हम लोग अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने आपको पीछे थोड़ा-सा बताया था, ठीक है। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में काम करता है, किस बेस पे काम करता है, क्लाइंट की नीड्स, एज और कंडीशन पे डिपेंड करते हुए, ठीक है। हर सेटिंग का डिफरेंट रोल होता है और एनवायरनमेंट होता है, अप्रोच होती है, लेकिन जो इनका गोल होता है वो सेम रहता है, ठीक है। यानी कि फंक्शनल लाइफ के लिए एक कम्युनिकेशन और स्वेलविंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो डिफरेंट सेटिंग्स में जब काम करेगा तो उसका रोल डिफरेंट होगा, लेकिन उसका एम या उसका जो गोल है वो एक ही रहेगा, ठीक है, जो कि है बच्चे की स्वेलविंग और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास हॉस्पिटल सेटिंग, यानी कि हॉस्पिटल्स में स्पीच थेरेपिस्ट मेनली मेडिकल और एक्यूट केसेस के साथ डील करते हैं, ठीक है। ये अमूमन सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसमें कम्युनिकेशन और स्वेलविंग किसी बीमारी, किसी इंजरी या किसी सर्जरी की वजह से इफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फोकस किस चीज़ पे होगा, डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन पे होगा, ठीक है। स्वेलविंग सेफ्टी पे होगा, यानी कि डिस्फेजिया मैनेजमेंट और बेसिक कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने पे होगा, ठीक है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा होता है, ठीक है। देन आ जाता है फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि स्ट्रोक का पेशेंट है, एफीज़िया है उसको, ठीक है। यानी कि स्ट्रोक के बाद जो है वो अब बंदा प्रॉपर्ली बोल नहीं सकता, ठीक है। तो एसएलपी उनकी हेल्प करेगा सिंपल वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में, जेस्चर्स और बेसिक स्पीच यूज़ करने में, शॉर्ट फ्रेजेस बनाने में या शॉर्ट फ्रेजेस को बनाने का शुरू करने, ठीक है, यानी कि स्टार्ट करना उसको कि कैसे उसने जो है वो शॉर्ट फ्रेजेस बनाने हैं। तो एक पर्सन जिसे अब मैं कहूँ कि एक पर्सन जिसे स्वेलविंग प्रॉब्लम है, ठीक है, खाना अंदर लेके जाना या पानी अंदर लेके जाना उसमें उसको मसला हो रहा है, ठीक है। तो अब एसएलपी क्या असेस करेगा कि स्वेलविंग को असेस करेगा उसकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो उसको थिकेंड लिक्विड सजेस्ट करेगा कि वो जो है वो थिक लिक्विड्स जो है वो खाए पिए, ठीक है। सेफ स्वेलविंग टेक्निक्स उसको ट्रेन करवाएगा। हॉस्पिटल्स में जो है वो उसका गोल लॉन्ग टर्म थेरेपी नहीं होता, बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक एसएलपी होता है उसका स्टेबलाइजेशन और बेसिक रिकवरी होता है गोल। देन आता है इसमें आपका नेक्स्ट स्कूल सेटिंग, ठीक है। स्कूल्स में थेरेपिस्ट फोकस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो कि रिलेटेड होते हैं एक इंसान की लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है। गोल क्या होता है कि बच्चा एकेडमिकली और सोशली सक्सीड हो या कामयाबी हासिल करे, ठीक है। तो थेरेपी अमूमन यहाँ पे इंटीग्रेटेड होती है क्लासरूम और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसे लैंग्वेज डिले है जो कि इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएलपी है उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पर काम करेगा, उसके सिंपल इंस्ट्रक्शंस और विजुअल एड्स यूज़ करेगा उसके लिए, ठीक है।
आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है एक बंदे को, ठीक है, यानी कि उसको एक बच्चा है जिसे अनक्लियर वर्ड्स जो है वो बोलता है, तो उसकी वजह से उसके जो क्लासमेट्स हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होता है। तो एसएलपी अब यहाँ पे उसको करेक्ट साउंड प्रोडक्शन पर उसके काम करेगा, क्लासरूम सिचुएशन में उसको बोलने की प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्कूल बेस्ड थेरेपी जो है उसका क्या होता है कि फंक्शनल और एजुकेशनली फोकस्ड होती है एक स्कूल बेस्ड थेरेपी, ठीक है। थर्ड है आपके पास क्लिनिक प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि, ठीक है। तो क्लिनिक आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंडिविजुअलाइज्ड जो थेरेपी सेशन प्रोवाइड करता है, या ये जो है यूजुअली रेगुलर सेशंस होते हैं जिससे जैसे 2 टू 5 टाइम्स पर वीक हो सकते हैं ये, ठीक है। बंदे की या जो आपका क्लाइंट है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए कितनी सीवियरिटी कितनी नहीं है उसके ऊपर आप बेस करते हुए फिर उसको आपका सेशन की टाइम रखते हैं, ठीक है, कि कितने टाइम पर वीक होना चाहिए। तो जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उन पर फोकस करते हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स में होते हैं एसएलपी, ठीक है। अब ये सेटिंग आपको एक चीज़ क्या अलाउ करती है कि आपकी जो असेसमेंट है वो डिटेल्ड होती है, इंटेंसिव थेरेपी आप उसको प्रोवाइड करते हैं और पेरेंट की काउंसलिंग भी आप कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्टिकुलेशन थेरेपी है जिसमें बच्चा एल की जगह आर बोलता है, ठीक है, यानी कि आर वर्ड नहीं बोल सकता, सॉरी एल वर्ड नहीं बोल सकता वो, ठीक है। तो एसएलपी यहाँ पे यूज़ करेगा मिरर प्रैक्टिस, साउंड ड्रिल्स और वर्ड एंड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है स्टटरिंग की, जो बच्चे को स्पीच इंटरप्शंस हैं, ठीक है। अब थेरेपी में शामिल क्या-क्या चीज़ें होंगी इसके लिए, स्लो स्पीच टेक्निक्स होंगी, ब्रीथिंग कंट्रोल होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो क्लिनिक का फोकस जो है वो किस चीज़ पे होता है, स्किल डेवलपमेंट पे होता है और ओवर टाइम प्रोग्रेस पे, ठीक है। वक़्त के साथ-साथ जो है वो प्रोग्रेस कितनी हो रही है उस चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास रिहैबिलिटेशन सेंटर। अब रिहैब सेंटर्स ऐसे लोग जिन्हें मतलब रिहैब सेंटर्स में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि क्रोनिक या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं, ठीक है? और उन्हें लॉन्ग टर्म थेरेपी प्रोवाइड कर की जाती है वहाँ पे रिहैब सेंटर्स में जो लोग होते हैं। तो इसमें मल्टीपल थेरेपीज़ या थेरेपिस्ट आ सकते हैं जैसे कि एसएलपी भी आता है, ओटी भी आता है, पीटी भी आता है, ठीक है? इन सब ने एक साथ काम करना होता है। तो इसका गोल क्या होता है कि डेली लाइफ में फंक्शनल इंडिपेंडेंस जो है वो एक इंसान के अंदर आए, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसे सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है? तो बच्चे को स्पीच और उस बंदे को जो है वो स्पीच और मोटर डिफिकल्टीज़ भी हैं, ठीक है? सेरेब्रल पाल्सी में, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो एसएलपी क्या काम करेगा कि एएसी यानी कि अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेगा और ओरल मोटर स्किल्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है? दूसरी एग्जांपल ब्रेन इंजरी की जिसमें एडल्ट है जिसे मेमोरी और स्पीच इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो थेरेपी में यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आएँगी, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आएगी और रियल लाइफ कम्युनिकेशन टास्क आएगा। रिहैब सेंटर्स होलिस्टिक और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट पर फ़ोकस करेंगे, ठीक है? जो रिहैब सेंटर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स में लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट पे नहीं होता, जो रिहैब सेंटर्स होते हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है? हॉस्पिटल में जस्ट स्टेबलाइज़ेशन पे काम हो रहा होता है, ठीक है? स्टेबलाइज़ रहे। अच्छा, देन आ जाता है आपके पास टेली प्रैक्टिस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जो है वो स्पीच थेरेपी की डिलीवरी की जाती है, ठीक है? स्पीच थेरेपी करवाई जाती है जिसमें वीडियो कॉल्स के थ्रू आप कर सकते हैं, ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फिज़िकली सर्विसेज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि रिमोट एरिया में रह रहा है और उसके पास जो है उसके नज़दीक कोई भी थेरेपिस्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो उसको ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करेगा, पिक्चर्स का यूज़ करेगा, गेम्स का यूज़ करेगा, स्क्रीन शेयरिंग करेगा, ठीक है? और इसमें जो है वो पेरेंट्स का ज़्यादातर काम होता है। पेरेंट्स जो है वो ड्यूरिंग सेशन एक बच्चे को असिस्ट करता है, ठीक है? और फ़ॉलो अप सेशन आप कैसे करेंगे फिर उसमें बच्चा जो कि ऑलरेडी थेरेपी में है उन ऑनलाइन प्रैक्टिस उसकी कंटिन्यू रखेगा उसको, ठीक है? जो टेली प्रैक्टिस है इससे टेली प्रैक्टिस से एक्सेसिबिलिटी और केयर की कंटिन्यूटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न देख लेते हैं इन 5 टाइप्स में, ठीक है? हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक्यूट मेडिकल और शॉर्ट टर्म स्टेबलाइज़ेशन पे काम होता है और स्कूल में एकेडमिक और सोशल कम्युनिकेशन पे काम होता है। क्लिनिक में इंडिविजुअल और स्ट्रक्चर्ड थेरेपी पे होती है और जो रिहैब सेंटर होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी केयर होती है और जो टेली प्रैक्टिस है इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल और रिमोट एक्सेस होती है, ठीक है?